हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई सभी? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. Students, in the previous lecture we have discussed about the Ohm's law and some small introduction about the resistance. ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अपन ने देखा था रेजिस्टेंस है क्या. ठीक है, आज अपन इसको डिटेल से देखते हैं कि वाकई में रेजिस्टेंस होता क्या है और ये किन पे डिपेंड करता है. Okay, on which factor the resistance depends. Okay, so let's see. सबसे पहले अपन बात करेंगे रेसिस्टेंस. So students, रेसिस्टेंस है क्या? ये आया कहां से? Yes, this is comes from the Ohm's law. Okay, Ohm's law में अपन ने क्या देखा था? V is directly proportional to I. Okay, V is directly proportional to I. But देखो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना है, एक्चुअल में होता है अपने पास I is directly proportional to V. ये बात ध्यान रखना. आगे अपन हायर क्लासेस में देखेंगे तो एक्चुअली में ये आप स्टडी करोगे. समझ आ रही है बात? बट अभी आपके लेवल पे ये वाला राइट है. समझ आ रही है बात? सो V is directly proportional to the current. इससे अपन ने क्या देखा? V equals to RI. Okay, where R is the resistance. This is the resistance. बोलो सही बात है? ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है दिस इज द रेसिस्टेंस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस? क्या बोल सकते हैं अपन? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या एनी ऑब्जेक्ट. ओके, या फिर एनी कंडक्टर बोल सकते हैं. ओके, या फिर मटेरियल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ओके, ड्यू टू which material resist the flow of charges, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट. ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो एक्चुअल में इसमें रेसिस्टेंस क्या है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल. ये किसी मेटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है? उस चार्जेस को मूव करने से रोक रही है. अब ये क्यों रुकता है ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि भाई कोई भी कंडक्टर है सपोज. ओके, दिस कंडक्टर कंटेन्स, ऑब्वियसली दिस इज द कंप्लीट वायर. भाई ये वायर है, ये तो अपने क्या किया है? इसको जूम किया है. ओके, दिस इज द वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपने क्या लगाई? बैटरी लगाई. दिस इज द बैटरी. ओके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. वी नो दैट दिस कंडक्टर कंटेन्स द पार्टिकल्स. ऑब्वियसली कोई भी अपना ऑब्जेक्ट उसमें क्या होता है? एटम्स होते हैं. ओके, देयर आर मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द एनी मटेरियल. ओके, सो अब होता क्या है भाई? यहाँ पे ये भी, यहाँ पे तो मटेरियल है भाई. यहाँ पे ये क्या है? कंप्लीट कंडक्टर. ये भी कंडक्टर है, बस इसको क्या किया अपन ने? समझने के लिए जूम किया है. ओके, तो होता क्या है कि जो अपने पास कंडक्टर्स हैं में क्या है? एटम्स है. यहाँ पर भी तो एटम्स है. जो ये एटम्स है वो एटम यहाँ पर भी. ध्यान रख लेना भाई, इस पूरे कंडक्टर में ये एटम्स हैं. और आपको ये पता होना चाहिए जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. समझ आ रही बात? अरे भाई पता है ना ये आपको? समझ आ रही बात? ठीक है. वैसे अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और इसके अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये चीज पता है सभी को. ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स? जैसे ही अपन बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होता है? हाई पोटेंशियल. यहाँ पे क्या डेवलप होता है? लो पोटेंशियल. ओके, एंड जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं? ये मूव करने लगते हैं बिकॉज अपने पास ये क्या होते हैं? फ्री होते हैं. ओके, दीज द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. ये बात ध्यान रख लेना. कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. समझ आ रही है भाई? आपको ये चीज पता है, ये कंडक्टर है तो इसमें क्या है? एटम्स है. और ये एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर फ्री टू मूव. ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे लो पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल बनाया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव. ये क्या करने लग जाते हैं? बताओ, मूव करने लगते हैं. सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. बोलो आ रही बात समझ में? और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे इसके अंदर से पास होंगे कि नहीं होंगे? बताओ.
समझ आ रही है बात। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड दीज पार्टिकल्स, दीज एटम्स। सही बात है भाई। यहाँ पे क्या होंगे, केवल यहीं पे नहीं है भाई एटम, ध्यान रख लेना, इस पूरे वायर में एटम्स हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये इस पूरे वायर में होगी। समझ आ रही है बात। दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ओके, और जैसे ये कोलाइड करेंगे तो इनमें क्या लगेगा, रेसिस्ट होगा। समझ आ रही है, मतलब इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, रेसिस्ट होगा। तो पहले जिस स्पीड से मूव कर रहे थे, क्या आप कर पाएंगे आफ्टर कोलिजन? नो कर। सही बात है भाई, नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, अपने पास करंट कम फ्लो होंगी, और करंट अगर कम फ्लो होंगी तो क्या होगा, करंट अगर कम फ्लो होंगी तो क्या होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया। समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये जो एटम्स है यही क्या डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अपन जानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स का नेचर क्या है, टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का ये बात ध्यान रख लेना भाई। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, यहाँ से अपन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज। भाई नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। ये बात आ रही है समझ में। तो ऑब्वियसली क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। Okay, due to this movement we know that there are many particles, there are many atoms are present in the wire. Okay, and due to this these electrons collide with the atoms and the resistance produce. Okay students, so this is the resistance, ये है main concept. Okay, तो अपन ने क्या कह दिया, this is a property of the material। भाई इस कंडक्टर की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। Okay, due to which the material resists the flow of charges, जिसका ये क्या करता है, चार्जेस को, फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। कोई दिक्कत है, सब में आ गई ये बात। ठीक है, चलो अब आगे की बात करें। आगे अगर मैं बोलूं आपको तो व्हाट इज द रेसिस्टर, अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले से बताऊं आपको तो आप क्या बोल सकते हो, V is directly proportional to I, so we can say V is equals to R I। तो ये चीज आपको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, R is equals to V अपॉन I। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी बात आती है। पहली बात तो ये कि ये क्या है, कांस्टेंट है ऑब्वियसली, दिस इज द कांस्टेंट। इसकी यूनिट अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, ओम। ओके, ओम पता है आपको सभी को, ओम दिख रहा है, दिस इज द ओम। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब अपन बात करते हैं what is the definition of 1 ohm। this is very important for your board exam। 1 ohm, 1 ohm, क्योंकि यही अपन को आज समझना था, इसलिए मैंने दोबारा आपको बताया सारी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द 1 ohm। 1 ohm क्या है भाई, ध्यान से देखो, अपन को यहाँ पे अपन ये चीज जानते हैं, द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। सही बात है। यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, ये भी बात सही है। अगर मुझे ओम 1 चाहिए तो क्या मैं इन दोनों को 1 1 नहीं दूंगा, 1 अपॉन 1 मीन्स 1। समझ आ रही बात, मतलब ये हुआ, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, याद है डेफिनेशन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को क्या कहा था अपन ने, उसी को ध्यान में रखना है भाई। क्या बोलेंगे अपन इसके डेफिनेशन, इफ द 1 वोल्ट रेजिस्टेंस, या सॉरी, if the 1 volt potential difference is present between the terminals, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट और करंट कितना पास हो रहा है 1 एम्पियर, then the resistance will be 1 ohm। तो रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, 1 ohm। बोलो डेफिनेशन आ रही है समझ में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, if पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे अपन, if potential difference across the terminals is 1 ohm, 1 volt, 1 volt, okay, and current flowing, and या फिर ऐसे लिख लो, and 1 ampere current flows through the circuit,
circuit. Okay, then resistance is 1 ohm. बोलो ये बात समझ में आ गई? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 ohm रेसिस्टेंस। चाहो तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या भाई, अगर मैं बोलूं कि ओम अगर अपन को चाहिए कितना 1, ओके, देन 1 वोल्ट शुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द 1 एम्पियर शुड बी करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यही अपना क्या है, 1 ओम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल रिलेट कर सकते हो आप। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंड, द फैक्टर्स व्हिच डिपेंड्स, या so student next topic is the factors on which resistance depends. Okay students, so students there are 4 factors on which the resistance depends. First अगर मैं यहाँ पे बात करूं, first factor is length of the wire, length of the wire. Okay, second factor is area of cross section. Okay, area of cross section of wire. Okay, and the third is temperature. Okay, and the fourth is nature of the material. ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, लेंथ ऑफ द वायर अपन कह सकते हैं, देखो ध्यान से। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, लेंथ के लिए डिपेंड करता कैसे है, आपको पता होगा भाई, जितना वायर लॉन्ग होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं सपोज अपने पास एक वायर है ये, ओके, दिस इज द फर्स्ट वायर, okay, and this is the second wire of same cross section। ध्यान रखिए ना भाई, सेम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस, दोनों की थिकनेस क्या है, सेम A, ओके, दिस इज द A, बट लेंथ इसकी मान लो L1 है, उसकी लेंथ कितनी है, मान लो L2। अब ध्यान से एक चीज सुनो, लॉजिक लगाओ कि अपन ने ये देखा था कि एवरी वायर या फिर एवरी कंडक्टर कंटेन्स द एटम। सही बात है, इसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या ऑब्वियसली एटम्स होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है, करंट। ये चीज पता है आपको, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या करती हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, करंट मूव। अगर अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे यूं, ओके, अरे भाई समझ आ रही है बात, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में चीज समझा रखी है मैंने। अगर अपना इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सपोज यहां से अपने पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर, सपोज दिस इज द बैटरी। अब आप ऑब्वियसली इसको समझ जाओगे, ठीक है, दिस इज द वायर, इसको मैंने जूम कर दिया यहां से, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, दिस इज द बैटरी, दिस इज द बैटरी, कोई दिक्कत। अब होगा क्या, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी बात करें, चलो पहले इसकी बात कर लो। यहां से करंट क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये चीज आपको बता रखी है मैंने। सो दिस इज द फ्लो ऑफ दी करंट, डायरेक्शन ऑफ दी करंट, कोई दिक्कत। तो यहां से होगा क्या कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात? अरे भाई समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ऑब्वियसली अपन जानते हैं दीज इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, इस पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ कम है तो कोलिजन कम होगा। यहाँ पे देखो लेंथ कितनी ली है अपन ने, बहुत ज्यादा है। अगर अपन इसको देखें तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स
protons will pass through this length, through this conductor, and the collision will be greater than this first condition. इस कंडीशन से अगर मैं बात करूं उसके कंपैरिजन इसके अंदर अपने पास जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ग्रेटर है। भाई लेंथ ज्यादा होगी तो यहाँ से ये पास करके तो ज्यादा ऑब्वियसली कोलिजन होगा। बोलो समझ में आ रही बात, पार्टिकल ज्यादा होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हैज टू फेस मोर पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज हैज टू फेस मोर पार्टिकल्स। समझ में आ रही बात, तो कोलिजन भी क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। और कोलिजन अगर ग्रेटर है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम पास होंगे यहाँ से। समझ में आ रही बात, जितने अपने एनर्जी दी, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, हीटिंग में, एंड द चार्जेस, सम चार्जेस विल पास थ्रू दिस। समझ में आ रही बात, ओनली कुछ ही चार्ज क्या हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। ओके, कुछ पार्टिकल्स तो ये कह सकते हैं कुछ चार्ज वापस लौट जाएंगे, ओके, एंड सम चार्ज विल पास थ्रू दिस कंडक्टर, ठीक है। तो उससे होगा क्या, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो उससे होगा ये कि करंट कम फ्लो होगी। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई, लेंथ कम होगी तो कोलिजन कम होगा, ओके, करंट ग्रेटर पास होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। बोलो आ रही है बात समझ में। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स कम होंगे, जो उसको रोक रहे हैं वो पार्टिकल्स क्या होंगे, लेस होंगे। अब यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स जो उसको रोकेंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो रेसिस्ट ज्यादा होगा। कौन, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज रेसिस्ट ज्यादा होगा तो करंट कम पास होगी। समझ आ रही बात, इसका मतलब रेजिस्टेंस इस कंडीशन में क्या है, हाई है, और करंट इस कंडीशन में क्या होगी बताओ, लेस। इस कंडीशन की मैं बात करूं, रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, लेस। क्यों, क्योंकि लेंथ कम है, ओके, करंट क्या होगी, ज्यादा पास होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लेंथ जो है डिपेंड कर रही है ऑब्वियसली, या फिर कह सकते रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, देखो कम है, ओके। इफ द लेंथ इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेंथ अगर ग्रेटर है, ठीक है, देन द रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर। लेंथ इज लेस देन रेजिस्टेंस विल बी लेस। इसका मतलब ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे हो गए बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गई बात। अपन इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, बोलो, लैंग्वेज लिख सकते हो अपने आप, क्या बोलोगे अपन, क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो और आप ही को नोट करना है। अपन बोलेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्या लिखोगे आप, द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, ध्यान रख लेना। The resistance of the wire is directly proportional to the length of the wire. बोलो सही बात है, लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, if the length increases, then the resistance will also increase. If the length decreases, then the resistance of the wire will be decreased. बोलो ये बात समझ में, यहाँ तक नोट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल नोट करना है। क्या कहा मैंने, ठीक है। अगर अपन बोले हैं तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अपन क्या बोल सकते हैं, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ओके। इट मींस if the length decreases then the resistance will decrease, okay. If the length increases then the resistance will increase. बोलो कर सकते हो। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे बताओ, अपन नोट करेंगे this is the resistance and this is the directly proportional to length of the वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो समझ आ गई, पक्का समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, अब आगे देखो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो क्या आता है बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, थिकनेस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस, मोटाई कितनी है उस वायर की, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सपोज अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से। अच्छा इसमें आप डायग्राम कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, किसके लिए, लेंथ ऑफ द वायर के लिए। ध्यान से देखो,
This is the first wire, okay, and this is the second wire, okay, and the cross section area is same, okay. This is the L1 and this is the L2, okay. तो यहाँ पे अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं L1 is L1 is less than L2, okay. So the resistance, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोज R1 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है इसके ऊपर R2, तो अपन ये कह सकते हैं R1 इज लेस देन R2, ठीक है। ये छोटा सा स्टेटमेंट आप लिख देना, ओके। नाउ अपन बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ध्यान से देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज हो, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज हो तो भाई लेंथ को थोड़ी चेंज करना पड़ेगा, तो लेंथ आपको क्या रखनी है, सेम। ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट वायर, ओके, एंड दिस इज सेकेंड वायर। लेंथ क्या है, लेंथ इज द सेम, लेंथ इज द सेम, ओके। दिस इज द A1 क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज द A2। अब एक चीज बताओ, थिकनेस ग्रेटर होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे सपोज पहले 2 पार्टिकल्स आते थे इस तरीके से, ओके, यहां पे अब पार्टिकल्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो ये बात यहाँ? ओके, अब ध्यान से देखो भाई, इसमें क्या होगा कि अगर मैं यहां पे आपको बोलूं इस वाले केस के लिए, ओके, अच्छा लेंथ चेंज हो गई, लेंथ थोड़ी सी इक्वल कर दो ना, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो भाई, यहां से अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां से पॉजिटिव चार्ज पास होंगे, ओके, देन दे विल कोलाइड। बिल्कुल सही बात है, कोलाइड तो करेंगे, बिल्कुल प्रॉपरली कोलाइड करेंगे, बट यहां पे अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होंगे, लेस होंगे। समझ आ रही है बात? लेकिन यहां पे देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, समझ आ रही है? मतलब अगर थिकनेस ग्रेटर होगी, देन द लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन पास थ्रू द वायर। समझ में आ रही है बात? भाई अगर थिकनेस कम है तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है भाई, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कह सकते हैं, ओके। तो इसको इसी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। प्लस इलेक्ट्रॉन मींस प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो दिस चार्ज, ओके, वी कैन से these charges passes through the conductor, but we can say the less number of charge will pass through the conductor, but in this case the greater number of electron will pass through the conductor। बोलो समझ गए? अपन क्या बोल सकते हैं, अगर भाई यहाँ पे अपने पास की थिकनेस कम है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम पास हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये वो करंट क्या है, कम है, इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ रही बात? भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, क्या अपन ने ये पढ़ा था, R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, इनवर्सली तो है। समझ आ रही बात? ओके, दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। समझ आ रही? वैसे तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड कर सकता है, ओके। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर अपने पास थिकनेस लेस है, ओके, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास होंगे। इसका मतलब करंट क्या है, लेस है, ओके। एंड करंट अगर लेस है तो अपने पास रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? ठीक है, इस केस में अपने पास क्या है, एरिया इज द लेस, कोई दिक्कत। बट इस केस में देखो एरिया क्या है, ग्रेटर है, ओके। सो द लास्ट नंबर ऑफ करंट विल पास, या लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास, तो करंट क्या होगी, हाई होगी, और करंट हाई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, ऑपोजिट। देखो ऑपोजिट है कि नहीं है, मीन्स वी कैन से, यहां से सुनना भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली रिलेटेड, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ओके स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स if we increase resistance, if we increase cross section area, समझ आ रही है बात? अगर मैं इसको और मोटा कर दूं,
तो क्या होगा, रेजिस्टेंस और कम होगा। इफ इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऑपोजिट केस लूं, इफ वी डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। बोलो समझ गए क्या? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? लैंग्वेज पूरी लिखनी है भाई, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब आगे देखिए हमको नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है थर्ड। देखो थर्ड टॉपिक क्या आता है सी के अंदर। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर। ओके, अब देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप से, तो ये थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा किस किस के लिए कैसे डिपेंड करता है। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स जानते हैं, थ्रू विच द करंट कैन पास इजीली। ओके, फॉर कंडक्टर्स। अब जैसे कंडक्टर में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सपोज आ गया सिल्वर, कॉपर। ओके, ऐसे अगर अपन बात करें जिंक एक्सेट्रा, एल्यूमिनियम हो गया। ओके, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टूडेंट आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठानी है कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। If we increase the temperature, then the resistance will increase. बोलो आ रही है बात समझ में, क्या कहा मैंने? If temperature is increased, then resistance also increases. Okay, for the conductors. बुला रही है बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, ऐसा होता क्यों है इसमें, ध्यान से देखो। सपोज दिस इज द कंडक्टर। ओके, ये अपने पास कोई वायर है, दिस इज द वायर। कॉन्सेप्ट समझना है अभी, कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज द वायर। ओके, और अपन ये चीज जानते हैं कि किससे बना है, ऑब्वियसली पार्टिकल्स से मिलकर बना है। दीज आर द पार्टिकल्स। बोलो कोई दिक्कत? ओके, ऑब्वियसली अपने पास क्या बैटरी से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो हुआ क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपने पास ये क्या रहेंगे, सेम पोजीशन में रहेंगे। दीज आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर। जैसे अपन बात करें मेटल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली एटम्स से तो मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली ये एटम्स क्या होंगे, फिक्स स्टेट में रहेंगे। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑब्वियसली पास होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इसमें से पास हो सकते हैं। बोलो सही बात है, देखो इलेक्ट्रॉन पास हो गए, ये बात समझ में आ रही है। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अपन किसी कंडक्टर या मेटल की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन द एटम्स ऑफ द मेटल स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। क्या करने लगते हैं, एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं। समझ आ रही बात? ये एटम्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट। देखो यहां से ये एटम्स क्या करने लगेगा, वाइब्रेट। सारे एटम क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट। अब जैसे ही वाइब्रेट करेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा, इसके मोशन को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, कहीं ना कहीं भिड़ेंगे, कोलाइड करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ आ रही है बात? भाई यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे पहले इजीली, ओके, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इजीली। या फिर यहां से मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मान लो, यहां से अगर आ रहे हैं तो, अगर यहां से जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज।
समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे पहले क्या कहा, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर या इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द एटम्स ऑफ दिस कंडक्टर स्टार्ट टू वाइब्रेट, ये क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे एंड रेसिस्ट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या करेंगे बताओ, रेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे। और अगर रेसिस्टेंस कर रहे मतलब रेसिस्ट कर रहे हैं मोशन को, इसका मतलब क्या इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा बताओ, इंक्रीज। किसके लिए, फॉर दी कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट है भाई, डायग्राम अगर चाहो तो साइड में अलग से बना लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। समझ आ रही बात? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एक्चुअली हुआ क्यों ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, बोला आ गया समझ में सभी को? कोई दिक्कत इस लाइन में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसके, कंडक्टर्स के। ओके देन होगा क्या, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, कम पास होगा। समझ आ रही बात? करंट क्या होगा, लेस फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं अपने जो वायर्स लगे होते हैं पोल्स के अंदर, तो अगर अपने पास समर है तो करंट क्या होगी, कम पास होगी। दिमाग में बैठ रही बात? और अगर विंटर होगा तो क्या होगा, करंट क्या होगी, ज्यादा पास होगी। समझ आ रही है बात? ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर। बोलो कर सकते हैं? पक्का समझ आ गया यहाँ तक? आगे की बात करें, चलो हटा दें इसको। अब स्टूडेंट्स अगर अपन देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या, सॉरी इसी के अंदर नेक्स्ट फॉर द एलॉयज, स्टूडेंट्स एलॉय क्या करता है, एलॉय होता क्या पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एलॉय इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू मेटल्स। ठीक है, टू मेटल्स को मिला के अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस बना सकते हैं, या फिर वन मेटल एंड वन नॉन मेटल, उनको क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ओके सो दिस इज कॉल्ड एलॉय। अब एलॉय में क्या होता है, चीज सेम होती है बट थोड़ी कम होती है। अगर अपन बोले विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस वेरी 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 लेस। ओके वी कैन से व्हेन टेम्परेचर increases of alloys, okay then resistance increases but very less, बहुत कम इंक्रीज होता है, इसमें इतना नहीं होता। मतलब ये हुआ कि इसमें वाइब्रेशन कम होगा एटम्स का। अगर एटम्स का वाइब्रेशन कम होगा तो अपने पास क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम ही इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। बोलो ये बात आ गई समझ में? अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, और उससे भी पहले अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। समझ आ रही? अब कुछ ऐसे एटम्स ध्यान से देखना भी, सम एटम्स, इसमें एग्जांपल आप क्या डाल सकते हो भी, इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो मैग्नीज। ओके स्टूडेंट्स, एलॉयज के अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉर सम मेटल्स लाइक, वैसे तो अपन बात करें तो ये मेटल्स नहीं बोल सकते इनको, वी कैन से दीज आर इंसुलेटर, एक तरह से इंसुलेटर है। ओके, सम इंसुलेटर्स लाइक silicon and germanium. This is very important student, germanium, silicon and germanium. Okay, so मैं insulate like silicon and germanium, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि भाई जस्ट ऑपोजिट, अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। यही चीज थी भाई इसमें, तभी मैंने अलग अलग बताया आपको। अगर अपन बात करें इन कुछ इंपॉर्टेंट इंसुलेटर से, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वैसे तो ये इंसुलेटर रहेंगे पहले, बट जैसे आप इसको टेम्परेचर दोगे ना तो क्या होगा, दिस विल बिकम कंडक्टर। समझ आ रही है? मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि करंट इजीली फ्लो कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वी कैन से फॉर द सम इंसुलेटर लाइक द सिलिकॉन जर्मेनियम, इफ टेम्परेचर is increased, then resistance decreases. अरे भाई बात आ रही है समझ में? रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा. एंड दे बिहेव एज अ कंडक्टर. किसकी तरह बिहेव करेंगे भाई? एज ए कंडक्टर. बोलो आ रही है बात समझ में? मतलब ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे. इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स. दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर. इंपॉर्टेंट. सेमीकंडक्टर डेफिनेशन क्या लिखोगे आप बताओ? डेफिनेशन क्या लिखोगे? सम इंसुलेटर, सम सब्सटेंसेस which may behave as a conductor and may behave as a insulator are called semiconductor. इन्हें को अपन क्या बोलते हैं बताओ? सेमीकंडक्टर्स. बोलो कोई दिक्कत है? या फिर अपन डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, सम इंसुलेटर्स like the silicon and germanium, when the temperature increases of these substances or these insulators, then they behave as a good conductor. So these are called semiconductor. semi का मतलब कभी तो क्या इंसुलेटर और कभी क्या बन जाते हैं? कंडक्टर. उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बताओ? सेमी कंडक्टर. बोलो कर सकते हैं? कोई दिक्कत है इसके अंदर? फ्रेंड्स, द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मरकरी, किसकी बात करूं? मरकरी की बात करूं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी अपन एक बात की थी कंडक्टर्स के बारे में. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन द रेजिस्टेंस इंक्रीज. सही बात है. बट अगर अपन ये कहें कि इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज, ये बात भी सही है. तो यहाँ पे वही बात आती है, अगर अपन मरकरी का टेम्परेचर क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0. ओके, तो अपन कह सकते हैं एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर. समझ आ रही बात? एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी बिकम 0. अपने पास जो मरकरी है उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा बताओ? 0 बन जाएगा. And this condition is called superconductor. या फिर this conductor is called superconductor. Okay, so it is called superconductor. बोलो आगे बात समझ. सुपरकंडक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी? The substances whose resistance become 0 at a certain temperature are called superconductor. एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? मरकरी. Okay, at the 4.2 Kelvin temperature becomes 0, resistance becomes 0. इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब को रोकने वाला नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? प्रॉपर्ली फ्लो करेंगे. ओके, एंड जो एनर्जी अपन ने उसको प्रोवाइड की है, जो एनर्जी अपन ने उसको प्रोवाइड की है, द एनर्जी विच वी प्रोवाइड टू द कंडक्टर, ओके, दिस विल बी कंप्लीटली यूज्ड. इसको अपन कंप्लीटली यूज कर पाएंगे. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आगे अपन कर सकते हैं. चलो अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट की स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इजी. नेचर ऑफ द मटेरियल. अरे भाई रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल. सही बात है भाई. अगर मैं यहाँ पे सपोज एक लेता हूँ सिल्वर वायर, ओके, एक मैंने लिया कॉपर वायर, ठीक है. ऐसे अगर मैं लेता हूँ एक एल्यूमिनियम वायर, ओके, ऐसे अगर मैं बात करूं सपोज आयरन वायर, तो होगा क्या? अपन जानते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर. ये आपको पता होना चाहिए. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस क्या है? सबसे लेस है. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर इज मिनिमम. इसकी मैं बात करूं, इसका क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा. किसके कंपैरिजन में? सिल्वर के कंपैरिजन में. तो अगर मैं इसको लिखूं, द रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर is the minimum. Okay, now the resistance of the copper wire, this is greater than the silver, and the resistance of the aluminium is the greater than the aluminium, and the resistance of the iron is also greater than the
एल्यूमिनियम। बोलो सबसे ग्रेटर किसका है बताओ? आयरन का। इससे भी आपको ये पता होना चाहिए, आयरन कभी अपन वायर्स में यूज करते हैं? नहीं, नो, वी कांट यूज द आयरन इन द वायर्स बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो होगा क्या कि थोड़ा सा करंट पास हुआ, वायर जल्दी से गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके, और क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। ओके, सो वी कांट यूज द आयरन वायर। ओके, वी अगर सबसे इफिशिएंट की बात करूं, सबसे बेस्ट, सो दिस इज द सिल्वर, बट ये क्या पड़ेगा? कॉस्टली पड़ेगा, तो अपन क्या यूज करते हैं? कॉपर वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब अच्छा एक बात बताओ, अगर अपने पास रेजिस्टेंस कम है तो सबसे गुड कंडक्टर कौन होगा? ओब्वियसली जिसका रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? गुड कंडक्टर। कॉपर क्या है? थोड़ा इससे लेस होगा, ये और भी लेस होगा, ये और भी लेस होगा। तो इस तरीके से अपन ये मटेरियल कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये जो अपने पास टॉपिक है ये क्या है? रेसिस्टिविटी। समझ आ रही है बात? ये एक रेसिस्टिविटी है, अभी अपन देखने वाले हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें थ्योरेटिकली आप देख लेना, मेरी बुक में है आपका पूरा ये कंप्लीट। समझ आ रही बात? चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने पास टॉपिक आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, ठीक है, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके, अब रेसिस्टिविटी क्या है ध्यान से समझो भाई। अभी अपन ने एक बात कही थी आपको कि जो अपने पास रेसिस्टेंस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये कहा था। फिर अपन ने कहा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं इसको कंबाइन करूं देन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इसमें कोई दिक्कत? अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी बताओ? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दिस इज कॉल्ड रो। क्या बोलते हैं इसको अपन? रो। ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रेसिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। बोलो आ रही बात समझ में? एंड दिस इज एल अपॉन एल, कोई दिक्कत? इसको अपन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेसिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने को ये पता चला कि जो रेसिस्टिविटी है वो है क्या। अगर मैं यहां से इसको फाइंड आउट करूं तो अपन कह सकते हैं सपोज आर, या फिर यहां से देखो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। अगर अपन क्या करें, लेंथ को क्या मान ले? 1। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीन्स दोनों क्या है? 1। तो मतलब जो टोटल रेसिस्टेंस होगा बताओ वैल्यू क्या आएगी? R इज इक्वल्स टू रो, इसमें कोई दिक्कत? इफ द L इज 1, A is 1, then R is equals to resistivity। मतलब ये हुआ रेसिस्टिविटी है क्या? दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 unit and the cross section area is 1 unit। क्या बोलेंगे अपन? The total resistance of wire is called resistivity if, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इफ लगाना, इफ लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1 स्क्वायर यूनिट। बोलो आ रही है बात? तो ये एरिया है और एरिया किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट में आएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो अपन ने क्या कहा? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। द लेंथ इज 1 यूनिट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट। बोलो कोई दिक्कत? चलो इसको डिराइव कर लें। अपन जानते हैं, बोलो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, okay, and R is directly proportional, inversely proportional to cross sectional area। okay, so R is L upon A। कोई दिक्कत? हटा दें इसको, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? R is equals to resistivity L upon A। okay, so what will be the formula of the resistivity? resistivity is equals to, इस A को यहाँ पे लेके जाओ, this is the RA upon L।
ओके, दिस इज द रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है, क्या कंडीशन आप लोगे? इफ, ठीक है, नीचे लिखना है भी, इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मिनट, ए इज द 1 स्क्वायर यूनिट, ओके, देन आर इज इक्वल्स टू, या फिर अपन कह सकते हैं द रेसिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर। बोलो कोई दिक्कत? ओके, सो दिस इज द रेसिस्टिविटी, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं बताओ? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ आ रही है बात? भाई रेसिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, जैसे अपने पास सिल्वर है, ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी क्या है? सबसे मिनिमम है। ओके, तो इसीलिए अपने पास जो इसका कंडक्टिविटी होगी या फिर इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी क्या है? लेस। अगर रेसिस्टिविटी लेस होगी देन द रेजिस्टेंस विल बी लेस। अगर रेजिस्टेंस लेस होगा तो करंट क्या होगा? फ्लो करेगा प्रॉपर्ली। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपको पूरी टेबल बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लगाएं आप। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका क्या था? आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, या तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या फिर चैप्टर एक बार, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में एक साथ अपन सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, हो सकेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में ये अपन कंप्लीट करवा देंगे। ओके, सो टेक केयर, बाय। प्रॉपर्ली आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी मैं लैंग्वेज बोलता हूँ तो उसको आप नोट करें, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, काफी चीजें वैसे मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे राइट कर रहा हूँ, तो उसको आप यूज करें। ठीक है, चलो, सो टेक केयर, बाय।